जिस तरह से युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है, हर दिन नए नए खुलासे सामने आते जा रहे हैं। हमास के विरुद्ध इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। आईडीएफ ने हमास के कई सीक्रेट प्लान को डिकोड किया। आईडीएफ के मुताबिक अस्पतालों की आड़ में हमास ने बारूदी जाल बिछा रखी थी। दूसरी तरफ ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान बच्चों के स्विमिंग पूल में कई घातक हथियारों के साथ रॉकेट लॉन्चर्स भी मिले हैं। इसके अलावा उसने बच्चों के खेल के मैदान को भी भूमिगत सैन्य कैंप में तब्दील कर दिया। ये सारी बातें हमास को लेकर अब सामने आ रही हैं। हालांकि इजरायल हमास युद्ध का 31वां दिन है और इजरायली सेना के विध्वंसक हमलों को लेकर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, बड़े खुलासे हो रहे हैं। आईडीएफ के गाजा पर हमले से जुड़ी 6 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, जहां पहली बड़ी खबर गाजा शहर पर चंद मिनटों में 100 से ज्यादा हवाई हमलों को लेकर है। वहीं दूसरी बड़ी खबर आई कि इजरायल के गश्तदान पर हमास ने पलटवार किया है। हालांकि इजरायल के तेल अवीव समेत 16 शहरों में रेड अलर्ट को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ चुकी है। लेकिन इस बीच जहां हमास इजरायल जंग के बीच एक बार फिर से गाजा कैसे अंधेरे में डूब गया है, चौथी बड़ी खबर, क्योंकि अब फोन और इंटरनेट सेवाएं एक बार फिर से बंद कर दी गई हैं। वहीं सेंट्रल गाजा में आईडीएफ का जमीनी ऑपरेशन भी जारी है। पांचवी बड़ी खबर यही थी कि किस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशंस में लगातार सफलता मिलने के दावे किए जा रहे हैं। वहीं छठी खबर है, हिजबुल्लाह ने अशदोद पर मिसाइल से किया है वार। और गाजा में आईडीएफ की बड़ी कार्रवाई को लेकर बड़ी खबर आई, जहां बच्चों के स्विमिंग पूल में रॉकेट लॉन्चर मिले हैं। जी हां, सही सुना आपने, बच्चों के स्विमिंग पूल में रॉकेट लॉन्चर मिले। खेल के मैदान में हमास का खुफिया सैन्य कैंप है। प्लेग्राउंड में लॉन्चर पैड और रॉकेट लॉन्चर भी मिले हैं। तो हमास के विरुद्ध इजरायली सेना के ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान जिस तरीके से चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, आईडीएफ को हमास से जुड़ी कई अहम जानकारियां अब मिली है और वही डिटेल आपके सामने, क्योंकि हमास पर इजरायल जिस तरीके से बड़े खुलासे कर रहा है उसमें इंपॉर्टेंट है कि कैसे गाजा में ग्राउंड ऑपरेशंस के दौरान बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। रवि, बिल्कुल, और देखिए बच्चों के स्विमिंग पूल में कई रॉकेट लॉन्चर्स मिले हैं। खेल के मैदान में हमास का खुफिया सैन्य कैंप भी मिला है आईडीएफ को। हालांकि प्लेग्राउंड में लॉन्च पैड और रॉकेट लॉन्चर मिले हैं। किंडरगार्टन में भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया है। हालांकि आत्मरक्षा के लिए हमास ने बच्चों को जिस तरीके से मानव ढाल बनाया, उसी के तहत लगातार ये खबरें जब आती थी कि कैसे स्कूल, धार्मिक स्थल और हॉस्पिटल्स लगातार हमलों की चपेट में आ रहे हैं। बड़े दावे इसको लेकर अब आईडीएफ की तरफ से किए गए हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड डीएस त्रिपाठी सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साथ ही डॉक्टर पीके घोष रक्षा विश्लेषक इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और त्रिपाठी सर, ये सवाल पहले दिन से इसलिए उठा क्योंकि तब ये सबूत आईडीएफ ने नहीं रखे थे, लेकिन इतना जरूर कहा था ह्यूमन शील्ड तो बनाई गई है, लेकिन हॉस्पिटल और स्कूल वो प्रेमाइसेस है जहां से बैठकर इस नेक्सस को ऑपरेट करने के साथ साथ वहीं से बैठकर हमलों को अंजाम भी दिया गया। बिल्कुल सुरभि, देखिए हम शुरू से बात कर रहे हैं, इस बार हमास ज्यादा प्रिपेयर्ड है। पहले से ज्यादा उसने ऑलरेडी अपनी ये पॉलिसी बना रखी थी। हर एक तरह से हर एक स्टॉक अपने पास रख रखा था कि इस बार लंबी लड़ाई उसने लड़नी है इजराइल के साथ। और इसी के लिए उसने, देखिए, पहले वो मकानों और जो जितने इंफ्रास्ट्रक्चर था उसका इस्तेमाल करता था। इस बार उसने पूरे टनल्स का इस्तेमाल किया है और अपनी हर एक चीज़ टनल्स में ही रखी है नीचे। तो ये जो चीज़ है वो पूरी कॉन्फिडेंट है कि ये लंबी लड़ाई होगी। और उसने जो पॉलिसी या जो रणनीति अपनी बनाई है उसमें 2 चीज़ें हैं। एक उनका है कि ये मजबूर कर देंगे, ये काफ़ी नुकसान करेंगे इजराइल का, क्योंकि देखिए ये जो बिल्टअप एरिया है, अर्बन एरिया में बूबी ट्रैप्स लगा रहे हैं। आपको पता है 3 दिन पहले इजराइल ने कहा था कि 15 इनके लड़ाके मारे गए थे सोल्जर्स, जबकि हमास ने कहा 40 और सब बूबी ट्रैप और जो आईईडी थे उससे मारे गए थे। उसके बाद इनके लड़ाके टनल्स में और बिल्डिंग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनको पता नहीं लग पा रही है। जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, जितना रबल पड़ा है, जितना मलबा पड़ा है बमबारी से, एयर बमबारी से, उसमें इनका मूवमेंट भी रुक गया है इजराइल के फोर्सेस का। तो इसका भी फायदा हमास उठा रहा है और अपने आप को उसने काफ़ी अभी आपने जो बताया पूरा इकट्ठा कर रखा है सारा सामान लंबी लड़ाई के लिए। यानी कि आप बता रहे थे कि हमास ने क्लोज कॉम्बैट की तैयारी कर रखी थी और ये अब दिख भी रहा है गाजा के अंदर। देखिए, इजराइल के तेल अवीव पर रॉकेट हमला और तेल अवीव के आसमान में दिखे हैं सैकड़ों रॉकेट। आयरन डोम ने कई रॉकेट्स को किया है नष्ट।
इजराइल के दौरे पर सीआईए निदेशक को लेकर भी अगली बड़ी खबर है। तेल अवीव पहुंचे विलियम बर्न्स, जहां तेल अवीव में ऑफिसर्स से करेंगे मुलाकात। युद्ध के इस हालात के बीच में लगातार जिस तरीके से मुलाकात हो रही है, वहीं विलियम बर्न्स की तेल अवीव में मौजूदगी, क्योंकि इजराइल के दौरे पर सीआईए निदेशक अब ऑफिसर्स के साथ करने वाले हैं मुलाकात, और इस दौरान युद्ध के हालात को देखते हुए की जाएगी चर्चा। आज एक और बड़ी खबर आई है। पाकिस्तानी संगठन जमीयत उलमा इस्लाम के चीफ फजल उर रहमान ने हमास नेताओं से मुलाकात की है। कतर में हमास नेता इस्माइल हानिया से मुलाकात को लेकर यह बड़ी खबर है, जहां हमास के पूर्व चीफ खालिद मेशाल से भी मुलाकात हुई है। आपको बता दें, कतर के गल्फ स्टेट में इस मुलाकात को लेकर बड़ी खबर मिल पा रही है, और उसी मुलाकात की ये तस्वीर आपके सामने, जहां देखिए हमास के पूर्व चीफ खालिद मेशाल इस मुलाकात में मौजूद थे। कतर में हमास नेता इस्माइल हानिया से ये मुलाकात हो रही है। पाकिस्तानी संगठन जमीयत उलमा इस्लाम के चीफ फजल उर रहमान की हमास नेताओं से की गई ये मुलाकात। घोष सर, अब सवाल ये उठता है कि हमास की मदद के लिए हर तरफ से हाथ बढ़ाने की बात कही जा रही है, लेकिन ये जो छिटपुट मदद मिल रही है, कोई भी देश खुलकर तो नहीं आ रहा। वहां के कुछ संगठन हों या फिर प्रॉक्सीज हों, या फिर कह सकते हैं कि एक माहौल बनाने के, एक नैरेटिव सेट करने के लिए एक साथ प्रोटेस्ट और प्रदर्शन की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। इससे आप क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं? क्या कुल मिलाकर इस युद्ध में हमास अकेला ही रहेगा? देखिए, ज़्यादातर जो आतंकी संगठन हैं, ये सब हमास का समर्थन कर रहे हैं। अजीब बड़ी बात यह है कि तुर्की ने भी हमास का समर्थन किया। तुर्की जो नाटो का वो है, उसने भी हमास का समर्थन किया। और अभी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन हैं, उनको सब अभी वो सबसे मिल रहे हैं, जॉर्डन में, कतर में, और हर जगह जितने भी मुस्लिम स्टेट्स हैं, उन्होंने सीधा उनको कहा है कि यहाँ पर सीज फायर होना चाहिए। और कई तो हमास का समर्थन भी कर रहे हैं। तो अभी अमेरिका प्रेशर में है। आपने ठीक कहा कि हिजबुल्लाह, सच पूछिए तो इतना जोश व हवास से आईडीएफ का विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने सीधा कह दिया है कि अगर हिजबुल्लाह ईरान इसमें आते हैं तो उनका मतलब एकदम विनाश हो जाएगा। इसलिए वो अमेरिका के डर से नहीं आ रहे हैं, लेकिन बाहर से ही सपोर्ट कर रहे हैं। और जहाँ तक ये देश है, मैंने कह ही दिया है, अभी ब्लिंकन साइप्रस गए। साइप्रस क्यों गए? साइप्रस इसलिए गए कि वो एक एड कॉरिडोर वो करना चाहते हैं। कतर, जॉर्डन, यहाँ पर तो गए ही हैं। फिर तुर्की गए। ये अभी तक नहीं पता वो तुर्की में किससे मिले। लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जुटा सकें इजराइल का कुछ समर्थन, लेकिन वो तो होगा नहीं। सब ने कह दिया है कि अगर ये गुटबाजी आने वाले दिनों में किस और रुख लेती है, इस पर जरूर नजर रहेगी। लेकिन इस बीच हकीकत यही है कि गाजा पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, और लगातार ये 31वां दिन है जब गाजा पर इजरायली सेना विध्वंसक वार कर रही है। हालांकि रॉकेट और आर्टिलरी यूनिट जिस तरीके से हमलों को अंजाम दे रही है, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है, क्योंकि ताबड़तोड़ हमले से जिस तरीके से गाजा शहर थर्रा रहा है, रात के वक्त जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, आग के गोले, और आग के गोले के साथ साथ धुएं का ये गुबार, जिसके जरिए इन तस्वीरों से हम समझ सकते हैं कि युद्ध के इस 31वें दिन भी किस तरीके से विध्वंसक हमले हो रहे हैं। हमास को लेकर इजराइल का बड़ा दावा, बड़ा खुलासा। इंडोनेशियाई अस्पताल के पास सैन्य ठिकाना। हमास की खुफिया सुरंगों पर इजराइल का बड़ा दावा। अस्पताल के आसपास भूमिगत कमांड सेंटर, यह दावा है इजराइल का। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आपके सामने रखेंगे, क्योंकि इजराइल के पास अब स्पाइस 2000 बॉम्ब, JDAM, जो दुश्मन को ढूंढकर खत्म कर देती है, इसको लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। और हमास का ये जो प्लान है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, उसको कैसे डिकोड करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि दूसरी ओर हमास के पास भूमिगत ऐसे ठिकाने हैं जहां से वो लगातार छिपकर इजरायली सेना को आसानी से टारगेट कर रहा है। गाजा में हमास का आखिर ये खुफिया स्ट्रेंथ उसकी क्या है, ये प्लान है क्या, उसी को अब डिकोड करने की रवि कोशिश करते हैं। बिल्कुल, देखिए हमास के इस प्लान को डिकोड किया है। सनसनीखेज दावा है इजराइल का। क्या है दावा? एक तरफ तो आप देख रहे हैं वो मैप
जिसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे सुरंग बनाई गई है। इंडोनेशियाई अस्पताल के आसपास आतंकी ढांचा है, इसका दावा किया गया, और अस्पताल के आसपास भूमिगत कमांड सेंटर्स भी बनाए गए, इसलिए वहां पर हमले लगातार शुरू भी होते रहे। इन तस्वीरों को देखना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से यहां पर रॉकेट लॉन्च पैड की पोजीशनिंग देखने को मिली है। ये वाकई सुरंग का वो रास्ता है जिसे हम कह सकते हैं रवि, कि अब सबूतों के साथ तस्वीरों के माध्यम से यह बताया गया है कि कैसे इंडोनेशिया या अस्पताल, जिसको लेकर लगातार खबरें आ रही थी कि किस तरीके से यहां पर अस्पतालों को टारगेट किया जा रहा है, दरअसल ये वो सारे रास्ते हैं जहां लोग, बंधक तो थे ही, फंसे हुए लोग थे, स्थानीय लोग थे, लेकिन उन्हीं लोगों के बीच से सुरंग का ये रास्ता निकलता था, जहां इंडोनेशिया अस्पताल के साथ साथ आसपास धार्मिक स्थल भी हैं और लड़ाकों को छुपने के लिए बड़े बड़ी सुरंगों का ये जो निर्माण किया गया है, आज उसी की तस्वीर हम देख रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल से 75 मीटर की दूरी पर ही ये लॉन्च पैड थे। बिल्कुल, और देखिए इजराइल पर रॉकेट हमले के लिए बना रहा था ये लॉन्च पैड, जबालिया और बेत हनौन के बीच हमास का ये ठिकाना है। तो ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, ऐसा दावा अब सामने आ रहा है, क्योंकि अस्पतालों की आड़ में किस तरीके से हमास ने बारूदी जाल बिछा रखा था, ये उसका सबसे बड़ा सबूत है, जिसके जरिए इजराइल अब इस बात को लेकर सनसनीखेज दावा कर रहा है कि कैसे हमास का ये पूरा प्लान भी अब सामने आ चुका है। हालांकि घोष सर, ये बातें तो अभी तक हर स्तर पर चर्चा होती थी, जब हम अस्पतालों में हुए अटैक को लेकर चर्चा करते थे, मस्जिद पर हुए अटैक को लेकर चर्चा करते थे, लेकिन आज सुरंगों का ये जाल किस तरीके से इन्हीं धार्मिक स्थलों से होते हुए, स्कूलों और अस्पतालों से होते हुए जा रहा है, उसके सबूत सामने रख दिए गए हैं। जी हाँ, देखिए, ये तो पहले ही सबको पता था कि हमास के जो सुरंग हैं ये चारों ओर फैले हुए हैं, और जहाँ तक उनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स है वो 3 जगह पर हैं। ये मैंने पहले भी कहा है, एक तो अस्पताल के नीचे, दूसरा स्कूलों के नीचे, आपने देखा है वो स्विमिंग पूल में के नीचे वो मिला रॉकेट लॉन्चर्स, और फिर तीसरा जो है वो मस्जिद और जहाँ पर मतलब रिलीजियस वो है वहाँ के नीचे। इससे क्या होता है, जब भी आईडीएफ एक प्रिसिशन स्ट्राइक करता है, वहाँ पर लोग, अस्पताल में मरीज मारे जाते हैं, फिर स्कूलों में बच्चे मारे जाएंगे, और मस्जिद टूटेगा तो सब मुसलमान वो कहेंगे कि ये क्या हो रहा है। Exactly. तो ये एक बहुत ही बड़ा मतलब प्रोपेगेंडा वॉर के लिए एकदम मतलब वो रेडी हैं, और इससे अच्छा और प्रोपेगेंडा वॉर हो ही नहीं सकता। उन्होंने एक देख रहे हैं इसका नतीजा, बहुत स्ट्रैटेजिकली एक कवर तैयार किया हुआ है, और यही वजह है कि बार बार इन जगहों पर जब हमला होता है तो इजराइल के ऊपर इस तरह के आरोप भी लगते हैं, जिसकी सफाई लगातार इजराइल देता रहा, और अब दावे और प्रमाण के साथ वो सामने आया है। देखिए, यरूशलेम में आईडीएफ के जवानों और हमास के लड़ाकों के बीच मुठभेड़ की खबर है। दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग जारी है। मुठभेड़ में एक हमास लड़ाके समेत 4 लोग मारे गए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। अब जुअर अल-दिक में अल कस्साम ब्रिगेड और आईडीएफ में जंग को लेकर भी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां अल कस्साम ने आईडीएफ के सैन्य वाहन को उड़ा दिया है। अल कस्साम ने हमले का ये वीडियो भी जारी किया है, तस्वीरें देखिए। और दरगाजा पट्टी पर पूरी रात बमबारी होती रही। आईडीएफ ने शरणार्थी शिविर के पास बम गिराए हैं। आसमान में दिखी आग की लपटें। वहीं गाजा पर आईडीएफ के बड़े हमले का प्लान, हमास ठिकानों पर 3 तरफा अटैक, आर्टिलरी और बीएमपी से कार्रवाई, समंदर और रेगिस्तान से भी हमला। نتكلم عن مناطق مدنية جدا نعم قريب جدا الآن نحن نتكلم عن مناطق مدنية جدا نعم قريب جدا الآن نحن نتكلم عن مناطق مدنية جدا
अब इजरायली सेना हमास के ठिकानों को हर हाल में तहस नहस करने में तो जुटी है, लिहाजा कई स्तर पर हमले के प्लान तैयार किए गए हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक घातक हथियारों से हमले जिस तरीके से तेज होने के संकेत मिल रहे हैं, बड़ी खबरें हमारे पास है, जहां देखिए कैसे गाजा पट्टी में 3 तरफ से घेरेबंदी को लेकर ये बातें साफ तौर पर कही जा रही है कि कैसे गाजा में आईडीएफ लगातार ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है। उसमें खास तौर पर उत्तरी गाजा में बख्तरबंद गाड़ियों से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। रवि, बिल्कुल, और देखिए समुद्र तटों से आईडीएफ का बड़ा हमला भी हो रहा है, पूर्वी गाजा के रेगिस्तान से भी आर्टिलरी अटैक। तो इस तरह से ये घेरेबंदी और इस तरीके से एक साथ ये हमले। त्रिपाठी सर, सवाल यही है कि गाजा कितने दिन तक स्टैंड कर पाएगा? ये हमले लगातार बढ़ रहे हैं, ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, अब आईडीएफ के जवान जो है वहां तक पहुंचे हैं जहां पर हमास के ठिकाने हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक टक्कर दे रहा है हमास, अगर बाहरी मदद जल्दी से जल्दी नहीं मिलती है या कोई बड़ा देश आर्मी इन्वॉल्व नहीं होती है, और कितने? रवि देखिए, इसमें आप पहले ही हमने बात की थी कि हमास ने अपने आप को पूरा तैयार किया हुआ है इस बार, और इस बार पहली बार आईडीएफ को, इजरायली फोर्सेस को जमीन पर और जमीन के नीचे की भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। जमीन के नीचे की लड़ाई उनको अभी पूरी तरह से पता नहीं लग रही है एग्जैक्टली कहां पर क्या है, इसीलिए अमेरिका से लेकर के और इजराइल सब लगे हुए हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं इसमें कि ये अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर जो शुरू हो गया है, अभी थोड़ी देर पहले आप जो कह रहे थे कि ज़मीन के ऊपर भी लड़ाई, जो काफ़ी क्लोज क्वार्टर लड़ाई चल रही है इनके बीच में, ये इजराइल की हमास की टैक्टिक्स है। दूसरी चीज़, जो ऊपर से जितना बॉम्बिंग हो रही थी, पहले जो है GU सीरीज़ के इनके पास बॉम्ब्स थे इजराइल के पास, GU-28, GU-57, GU-72, जो बेसिकली बंकर बस्टिंग एमुनिशन था। लेकिन ये सुरंगें इतनी नीचे हैं कि इससे काम नहीं चल रहा हो पा रहा था, इसलिए उन्होंने अभी स्पाइस बॉम्ब शुरू किए। जो स्पाइस बॉम्ब है एक्चुअली एक गाइडेड, स्पाइस सिर्फ एक गाइडेंस सिस्टम है, बाकी जो है जैसे आपने बताया 2000 या 1000 पाउंड का उसमें एक्सप्लोजिव जा सकता है। तो अब ज़्यादा एक्सप्लोजिव के साथ ज़्यादा पिन पॉइंट एक्यूरेसी के बॉम्ब्स अब वो दाग रहे हैं, जिससे कि ये सुरंगें नष्ट हों। दूसरी चीज़, FAE फ्यूल एयर एक्सप्लोजिव का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं इजरायली फोर्सेस, उसमें हालांकि डबल एज्ड है, वो पूरी ऑक्सीजन सक कर लेता है और जो अंदर है वो बचता नहीं है। तो उसमें से नुकसान है भी है कि अगर कहीं वहाँ पर इनके खुद के जवान गए अगर, तो थोड़ा मुश्किल होगा। जाहिर सी बात है सर, ऐसे में एलीट फोर्सेस ये कोशिश करती आई हैं आईडीएफ की किस तरीके से अलग अलग स्तर पर सीमित दायरे में ही सही, लेकिन इन ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाना है। क्योंकि एक सबसे बड़ी हकीकत ये भी है कि आईडीएफ की पोस्ट भी अब निशाने पर रहे हैं हमास के, लेकिन वहीं हिजबुल्लाह का भी अब आईडीएफ के पोस्ट पर हमला जिस तरीके से हुआ है, उसमें खबर ये आई है कि दक्षिणी लेबनान से किरियात शिमोना में मिसाइलें दागी गई हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि मिसाइल से रिहायशी इलाकों को अब टारगेट किया गया है। वहीं तेल अवीव में एक आयरन डोम में आई खराबी, यू टर्न लेकर एक इमारत से टकराया, इमारत में आग लग गई। रॉकेट हमलों को लेकर रेक्टिव आयरन डोम, लेकिन ये देखिए बैकफायर कर गया आयरन डोम और खराबी की वजह से एक इमारत पर गिरा है ये रॉकेट। और हिजबुल्लाह का इजराइल पर मिसाइल हमला, जहां अशदोद पर हिजबुल्लाह ने मिसाइल दागी है, तेज धमाके के साथ आसमान में धुएं का ये गुबार देखिए। वहीं किरियत शिमोना शहर में लेबनान ने जोरदार हमला किया है। हमले के बाद अभी वहां क्या हालात है, देखिए TV9 संवाददाता की रिपोर्ट। इस वक्त हम किरियत शिमोना शहर में ही मौजूद हैं और ये देखिए लेबनान की तरफ से आया वो रॉकेट जिसने युद्ध का ऐलान कर दिया और उसके बाद इस पूरे शहर को खाली करा लिया गया, सारी व्यावसायिक प्रतिष्ठानें को बंद कर दिया गया। और कैसे रॉकेट का हमला इस दुकान पर आकर गिरा और उसके बाद कैसे कारें धू धू कर जल गई, पूरे का पूरा एरिया डैमेज हो गया, कई लोगों की इसमें मौत हो गई। और उसके बाद अघोषित रूप से मान लिया गया कि किरियत शिमोना शहर भी युद्ध के दायरे में आ गया। हालांकि गाजा पट्टी से यह इलाका बहुत दूर है, लेकिन फिलिस्तीन और इजराइल के बीच लेबनान ने भी रुक रुक कर यह ऐलान कर दिया कि वो पूरी तरह से इस युद्ध में फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। और उसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया। कैसे आपको दिखाते हैं, ना सिर्फ बम से, मिसाइल से, रॉकेट से हमला किया गया, बल्कि यहां पर बुलेट के मार्क्स भी आपको नजर आएंगे। यहां तक लेबनान के लड़ाके
यहां तक घुस आए थे और उसके बाद यहां रेस्टोरेंट में बैठे लोगों पर जिस तरह से अश्कलोन में हुआ, उसी तरह से यहां भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। ना सिर्फ मिसाइल से अटैक किया गया, बल्कि ये देखें, ये ताजा हमले कुछ दिन पहले जो हुए हैं उसकी तस्दीक करती हुई ये बुलेट मार्क्स है। देखिए कैसे इन बुलेट मार्क्स को मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आप समझिए कि युद्ध, आज की तारीख में युद्ध का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और उसकी तस्दीक करती हुई सिर्फ ये रेस्टोरेंट नहीं, बगल की दुकानें भी इसकी चपेट में आ गई और उसके बाद इस पूरे इलाके को खाली करा लिया गया। किरेत शिमोना शहर लगभग 10 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और आप देख सकते हैं कि कैसे ये तमाम कारें उसकी चपेट में आ गई। विपिन चौबे की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी है, जहां युद्ध के इस हालात के बीच बड़े चैलेंजेस को लेकर बात करना जरूरी है, क्योंकि गाजा में अब इजरायली सेना ने सड़क का इस्तेमाल कम कर दिया है। इजरायली फोर्स टैंक्स की मदद से सड़क के किनारे से कैसे आगे बढ़ रही है, ड्रोन से तो निगरानी की जा रही है, लेकिन गाजा की घनी आबादी वाले इलाके में हमास के लड़ाके इजरायली फोर्स को किस तरीके से चकमा देते नजर आ रहे हैं। इंफॉर्मेशन वॉल पर रवि, उसी के बारे में कुछ और डिटेल्स। बिल्कुल, इन चुनौतियों पर गौर करें। हमास के लड़ाके लगातार ठिकाना बदल रहे हैं, अपनी पोजीशन बदल रहे हैं, इसलिए आईडीएफ के सामने एक बड़ा चैलेंज है। आम लोगों के घरों पर जबरन कब्जा कर रहे हैं और ये और एक मुसीबत है कि आम लोगों के बीच कैसे उनको आइडेंटिफाई। एक रूट है जहां से हथियार ले जाने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल हो रहा था, उस रूट पर भी ड्रोन के जरिए तो निगरानी रखी जा रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट है स्कूल, धार्मिक स्थल, मस्जिद और शिविर में छिपकर जिस तरीके से इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल वही ह्यूमन कवर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो, जिससे कि उन पर हमले न हो, और अगर होते भी हैं तो फिर वो दुनिया के सामने आईडीएफ और इजराइल की छवि को इस तरीके से रख सके कि उनकी आलोचना ज्यादा से ज्यादा हो। घोष सर, ये बात तो समझ में आ रही है कि ये पूरी रणनीति दो तरफा, एक तरफ तो आईडीएफ के अटैक को स्लो करना और दूसरी तरफ की एक इमेज, नेगेटिव इमेज बिल्डिंग आईडीएफ के इजराइल के एंटायर ऑपरेशन की। और एक हम थोड़ी देर पहले आयरन डोम की पिक्चर दिखा रहे हैं जो कि मिसफायर हुआ या फिर मैल फंक्शन हुआ, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? लगातार आयरन डोम की चर्चा होती रही, लेकिन यह तस्वीर बड़ी खास है जिसमें उल्टा इजराइल के घर पर ही गिर गया आयरन डोम का ये रॉकेट। जी हाँ, ये एक सच पूछिए तो एक बहुत बड़ा इजरायली प्रोपेगेंडा है कि आयरन डोम को चीरकर ज़्यादातर मिसाइल नहीं आ पाते। अभी मैं आपको खुलासा कर दूं कि आयरन डोम इतना इफेक्टिव नहीं है। लोग इजरायली कहते हैं कि ये 85% से 90% से ज़्यादा इफेक्टिव है। ये गलत बात है। मैं बता दूं, आयरन डोम जो है वो बेसिकली बहुत क्रूड मिसाइल्स जो काज़म 1, 2, 3, 4 जो ज़्यादातर फज्र 3 और 4 जो बहुत ही क्रूड मिसाइल्स है उसके विरुद्ध है। आर्टिलरी शेल्स 155 mm या यूएवीज का विरुद्ध है ना। आयरन डोम का एक्चुअल इफेक्टिवनेस, और ये हमने देखा है, ये 50% से भी कम है। कई लोग इसका वो नहीं मानते, लेकिन ये सच है। उसका जो इंटरसेप्टर है तामीर, कोई तामीर के बारे में नहीं बात कर रहा है, तामीर जो इंटरसेप्टर है उसका जो प्राइस है वो कुछ $1 लाख यानी इसकी एफिकेसी और इसकी एफिशिएंसी ही अगर अब सवालों के घेरे में आ रही है, तो आईडीएफ की जिन चुनौतियों का हम अभी यहाँ जिक्र कर रहे थे उसके साथ साथ ये तस्वीर जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में इजराइल के लिए मुश्किल बढ़ा देगी। क्योंकि एक और सबसे बड़ी होशर खबर आई है, जहां गाजा जंग में ईरान के बाद अब तुर्की की भी एंट्री हो चुकी है और फिलिस्तीन के साथ खुलकर जिस तरीके से तुर्की खड़ा हुआ है, एर्दोआन ने नेतन्याहू से दूरी के साफ संकेत दे दिए हैं। अब अमेरिकी रुख पर एर्दोआन ने जिस तरीके से एतराज जताया है, उसको देखते हुए ये खबर बहुत बड़े संकेत देती है रवि। बिल्कुल, और देखिए तुर्की को लेकर एक असमंजस की स्थिति तो जरूर है अमेरिका के सामने। नेटो मेंबर्स भी है, खुलकर वो हमास का, फिलिस्तीन का समर्थन भी कर रहा है, वो लगातार इजराइल को चेतावनी भी देता रहा है। तो ये सारी सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है वॉर को लेकर, खासकर तुर्की के कॉन्टेक्स्ट में। और हमास के साथ जंग के बीच तुर्की ने भी इजराइल को लेकर अपने तेवर कड़े कर लिए। पहले तेल अवीव से अपने राजदूत को वापस बुलाया और अब गाजा में फिलिस्तीनियों के नरसंहार को रोकने के लिए कड़े एक्शन की तुर्की ने बात कही है। इसको समझना होगा, मिडिल ईस्ट क्या विश्व युद्ध कराएगा, अब यह सवाल है, क्योंकि तुर्की बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है नेटो का। हालांकि गाजा जंग में ईरान के बाद जिस तरीके
तरीके से तुर्की की एंट्री हो रही है और ये बयानबाजी हो रही है, उसमें चर्चा करने से पहले ये जानिए कि कैसे फिलिस्तीन के साथ खुलकर अब तुर्की खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि मिडिल ईस्ट के इस हालात को देखते हुए तुर्की का साथ आना, एर्दोआन ने जो संकेत दिए हैं, क्या वो साफ तौर पर नेतन्याहू से दूरी के संकेत के साथ साथ नेतन्याहू की मुश्किल भी बढ़ाने वाले हैं? रवि, बिल्कुल, देखिए, गाजा में नरसंहार को रोकना हमारा कर्तव्य है, यह एर्दोआन का कहना है साफ तौर पे, और इशारा इजराइल की तरफ है। फिलिस्तीनी भाइयों को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, यानी फिलिस्तीन में जो कुछ भी हो रहा है हम उसे ऐसे ही होने नहीं देंगे। गाजा में नरसंहार का विरोध हमारी जिम्मेदारी है, यह कहना है एर्दोआन। हालांकि अमेरिकी रुख पर एर्दोआन ने जिस तरीके से एतराज जताया है, त्रिपाठी सर एक क्विक रिएक्शन इस पर चाहूंगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट के इस हालात को देखते हुए तुर्की की भी आप लग रहा है कि अब इस युद्ध में एंट्री होती साफ तौर पर नजर आ रही है इस बयानबाजी के बाद। देखिए सुरभि, अभी अरब की हालत ये है कि तुर्की, चाहे हो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, सऊदी अरबिया हो, ईरान, सभी जो है अपना वर्चस्व चाहते हैं और सभी ये खुल के दिखाना चाहते हैं कि वही हैं जिनके ऊपर की अरब वर्ल्ड डिपेंड कर सकता है। तुर्की, आपने जैसे अभी कहा, एक बहुत बड़ा नाटो मेंबर है और वहाँ पर अमेरिका का एक बहुत बड़ा बेस भी है, हेडक्वार्टर भी है, वहाँ भी जो एक बड़े बेसेज में वहाँ पर आता है और उसकी वहाँ पर एयरफोर्स, नेवल और आर्मी की प्रेजेंस है वहाँ पर। तो एक तुर्की अपने आप कितना कर पाएगा थोड़ा डाउटफुल तो है, लेकिन वो सपोर्ट जरूर कर रहा है और ब्लिंकन अभी पहुंचे हैं वहाँ पर, वहाँ जा करके वो कितनी बात करते हैं, कितना आगे बढ़ा पाते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि एक अरब वर्ल्ड की जो उसके ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित करने, आगे बढ़ने का वर्चस्व बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। और सर, एक इंटरनल पॉलिटिकल चैलेंज हर अरब देश या मुस्लिम राष्ट्र के नेताओं के सामने है कि होम ग्राउंड पर उनको मजबूत दिखना है, उनको इस्लामिक कंट्री और खासकर फिलिस्तीन के साथ नजर आना है और बहुत ताकत के साथ नजर आना है। ये कोशिश सभी करते नजर आ रहे हैं, कम से कम अपने बयानों से तो वो दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में ये साफ तस्वीरें आ गई हैं कि कैसे गाजा पर इजराइल ने रात भर बारूद बरसाया, वहीं जवाब में अब हिजबुल्लाह से लेकर अल कस्साम ने भी रॉकेट दागे हैं। बड़ी खबर है, हमास ने जमकर हमले को अंजाम दिया है, इजराइल के कई शहरों को निशाना बनाया है। हालांकि आयरन डोम ने अपना काम किया, लेकिन इजराइल के शहरों में रात भर कोहराम कैसे मचा रहा, उसी की 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने।